क्लास 11 खत्म होने में अब सिर्फ कुछ महीने बचे और डर लग रहा है कि इतना सारा सिलेबस बचे हुए 3 महीने में हम कैसे खत्म कर रहे होंगे। अब डर लग रहा है कि क्लास 11 बार बार क्लास 12 में काम आएगी, उसको जे एडवांस लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा, वो हम कैसे करेंगे। अब डर लग रहा है कि जेई मेंस हो या जे एडवांस हो, क्लास 11 का ऑलमोस्ट 50% का वेटेज होता है, तो अगर 11 कमजोर छूट गई तो जो सपना देखा था ना टॉप 100 की रैंक लाने का, टॉप 500 की रैंक लाने का, वो सपना ही रह जाएगा। मैं आपको अगले 15 मिनट में ये बता दूंगा कि क्लास 11 को आप किस तरीके से, अगर आप एकदम जीरो पे भी हो, अभी शुरू कर जे एडवांस लेवल तक लेकर जाकर खत्म कर सकते हो अगले 3 महीने के अंदर अंदर में। मेरा नाम है प्रतीक गुप्ता और मैंने खुद अपनी पढ़ाई आईआईटी बॉम्बे से करी थी, जे एडवांस क्रैक किया था और मेरे पढ़ाए हुए हजारों बच्चे अभी तक एडवांस क्रैक कर अपनी ड्रीम आईआईटी में पहुंच चुके हैं। लास्ट ईयर की मैं आपको बात बताऊं तो आयुष, आर्या, अमन जैसे बच्चे जिनकी 11th एकदम खत्म थी, बर्बाद थी, उन्होंने 1 साल की पढ़ाई में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली जैसे अपने ड्रीम कॉलेजेस को क्रैक किया। देखो यार, सबसे पहले तो तुम एक बात ये समझ लो कि कॉपी और पेन लेकर अपने को आना है, बैठकर से यहां पर कोई मूवी नहीं चलने वाली है, लिखना है। दूसरी बात, आज मैं तुमको 15 दिन के लिए एक छोटा सा सिंपल सा टास्क देने वाला हूं। अगर तुम उसको पूरा कर लेते हो तो तुम्हारा 11th खत्म होने की चांसेस बढ़ जाएगी, पर वो 15 दिन तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाले हैं। गिव अप करने का मन करेगा 100% है। ऐसा आज कुछ वीडियो में नहीं होने वाला है कि भाई इंजेक्शन लगा दिया 3 महीने में अपने आप 11th खत्म हो जाएगी। तुम्हारे को चैलेंजेस फेस होंगे, पर जब भी हो ये याद रख लेना कि तुम्हारा जो सपना था वो रियल भी था कि हवाबाजी थी, तुम्हें करना भी है कि नहीं करना। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पेरेंट्स को तुमको कैसा फील होगा, और हाँ, जो तुम्हारे 4 साल कॉलेज में बीतने वाले हैं वो तुम्हारे करियर को डिसाइड करेंगे, कोई कुछ भी बोले। तो गिव अप करने से पहले अपने आप को ये सारी चीजें रिमाइंड करवा लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। आज तुम्हारे लिए 4 ऐसी स्ट्रैटेजीज लेकर आया हूं जिससे तुम फास्टेस्ट तरीके से अपना सिलेबस खत्म कर लोगे। और ये ना एकदम प्रैक्टिकल चीजें हैं, पागलपन, 80-20 रूल, बी बोरिंग और ग्राइंड सेट, इन्हीं को फॉलो कर आयुष, अमन और आर्या जैसे बच्चों ने अपने सपने को ना हकीकत में कन्वर्ट किया, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदला। सर ये सब क्या है? देखो यार, बहुत टू दी पॉइंट वीडियो होने वाली है, मैं पहले ही बता देता हूं। आपसे मैं आज एक वादा चाहता हूं, और वो वादा आपकी पहली स्ट्रैटेजी का है कि आप एक हफ्ते में 75 आवर्स अ वीक पढ़ोगे। इसके बिना तो सिलेबस तुम 3 महीने छोड़ दो बेटा, 6 महीने में भी तुम्हारी 11th खत्म नहीं होने वाली और आधी 12th भी तुम्हारी निपट जाएगी, और जब तुम्हारा जेईई मेंस का एग्जाम आ जाएगा तब तक तुम्हारे 11th का सिलेबस खत्म नहीं होगा। ये याद रखना। तो सबसे पहले मुझे एक वादा चाहिए कमेंट सेक्शन में, आई विल स्टडी 75 आवर्स अ वीक। ये बताऊंगा कि वो कैसे करना है और वो क्यों जरूरी है। अगर तुम आज 6 घंटे भी पढ़ रहे हो तो 6 × 7 42 घंटे होते हैं सर, हम 75 कैसे पढ़ेंगे, उसका भी तुम्हें तरीका बता दूंगा। और पहले कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दो आई विल स्टडी 75 आवर्स अ वीक। लिख दिया, हो गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि मैंने तुमको डेली टारगेट क्यों नहीं दिए। अभी तक तुम क्या करते आ रहे हो बेटा, तुम रोज का टारगेट बनाते हो कि आज 10 घंटे 12 घंटे पढ़ेंगे। अब होता क्या है, पढ़ाई वही 6-7 घंटे हुई, वो भी बहुत अच्छा दिन निकल गया तो 6-7 घंटे हुई, वरना हम 2-3 घंटे भी नहीं पढ़े। कई दिन तो हमने बिना किताब खोले निकाल दिए, है ना। अब क्या होता है, डिमोटिवेशन आ जाता है, अरे यार आज का दिन भी वेस्ट हो गया। वो गिल्ट की ट्रैप में हम फंस जाते हैं, हो मेरे से तो बेकार कोई आदमी नहीं है, इतनी सारी एक्सपेक्टेशन है, माता पिता मेरे पे इतने पैसे खर्च कर रहे हैं और मैं कितना नालायक हूं। अब क्या होता है, उस रिग्रेट में हम और 2-3 दिन बिगाड़ देते हैं, हम इसको पलट देते हैं। खेल ही पलट दो बेटा एकदम। इन लोगों ने भी ऐसे ही किया। जिस दिन से, और जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, जितने भी, भाई मेरे घर में एयर 41 रहता है, मैं आईआईटी बॉम्बे था तो आपको पता है देश के टॉप 3000 रैंकर्स में से बेस्ट बच्चे वहां पर आ जाते हैं। सबकी एक कॉमन आदत, सबके वीकली टारगेट्स होते थे। मतलब अगर मान लो मंडे को टाइम वेस्ट हो भी गया, मान लो मंडे को 5 ही घंटे पढ़ाई हो पाई, तो 6 दिन मेरे पास बचे हुए हैं जिसमें मेरे को 70 घंटे पढ़ना है। तो जो डीमोटिवेशन था, जो रिग्रेट था ना, वो मोटिवेशन में कन्वर्ट हो जाता था। पहली चीज तो आपको ये करनी है। और अगर आप अभी भी 75 आवर्स अ वीक नहीं पढ़ने को तैयार हो तो बेटा देख, एक बात तेरे को बताता हूं, या तो अपना कंफर्ट जोन छोड़ दो, या तो अपनी फालतू की चीजें छोड़ दो, या फिर अपने सपनों को छोड़ दो। बिना 75 आवर्स अ वीक पढ़े तुम्हारे से नहीं होगा। फॉर्म बहुत लोग भरते हैं, 15-16 लाख बच्चे जेईई का फॉर्म भर देते हैं, पर सीरियस सिंसियर एस्पिरेंट्स होते हैं 2 लाख। वो 2 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चा ऐसा है जो 7-8 घंटे अ डे पढ़ता है, ठीक है, जो टॉप 1 लाख है। जो टॉप 50,000 वाला बच्चा है वो 10 घंटे पढ़ लेता है, और जो टॉप 5000 वाला बच्चा है बेटा वो 12 घंटे पर डे पर पढ़ता है। और जब तुम 12 घंटे पर डे पर पढ़ते हो तो तुम्हारी 72 आवर्स अ वीक होते हैं। अब एक और लेवल होता है, टॉप 2000 वाले बच्चे 75 आवर्स अ वीक पढ़ते हैं, तो उतना तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। पर सर अभी तो हम 6 घंटे पे ही हैं, अब हम क्या करें। एक बहुत प्रैक्टिकल सी तुम्हें टेक्निक बता देता हूं बेटा। टेक्निक ये है कि तुम एक छोटी सी डायरी खरीद के लाओ, वो हमेशा तुम्हारी जेब के अंदर होनी चाहिए है। तुम आज मान लो 6 घंटे पढ़ रहे हो, अज्यूम कर लेता हूं 6 घंटे पढ़ रहे हो, तुम्हें हर दिन 15 मिनट ज्यादा पढ़ना है फॉर नेक्स्ट 15 डेज। ये तुम्हारे 15 दिन का चैलेंज है। 15 डेज तक तुम्हें प्लस 15 मिनट, बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूं।
अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो बेटा 225 मिनट्स तुम्हारे एक्स्ट्रा हो जाएंगे आज तुम जितना भी पढ़ रहे हो उसके कंपैरिजन में। और बेटा ये जो 225 मिनट्स होते हैं ना, जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस इज ऑलमोस्ट 4 आवर्स। तो अगर तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो तो तुम 10 घंटे पे पहुंच जाओगे। अगर तुम 70 घंटे पर वीक पे पहुंच गए तो 75 पे भी पहुंचना तुम्हारे लिए टफ नहीं होगा। पर सर हम बार बार सोचते तो हैं, होता नहीं है। आज से होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पॉकेट में एक डायरी है। वो डायरी नहीं है, तुम्हारे सपने सच होने की वो सबसे बड़ी चाबी है। सर कैसे? रोज के दिन पर यहां पर मैं डेट लिख लूंगा। फॉर एग्जांपल लेट से XYZ कुछ भी डेट है, उस दिन में मैं मेरे नंबर ऑफ स्टडी आवर्स लिख लूंगा। आज 6 थे तो कल 6 घंटे 15 मिनट होंगे। जैसे 1 घंटा होगा उसको काट दूंगा, 2 घंटे को काट दूंगा, 3 घंटे। ये पहले से लिखकर बैठा हूं मैं। 4 हुए, 5 हुए, 6 हुए, 6.5 हुए, 6.25 हुए। फिर मेरा डे 2 आया तो यहां पर मैं मान लो ये मेरा डे 1 था, फिर यहां पर मैं उसके नीचे लिखूंगा डे 2। और फिर बेटा मैं उसके 1 2 3 4 5 6 6.30 जैसे ही हो जाएंगे काट दूंगा। अब होगा क्या? 4 घंटे हो गए, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन तुम्हारे बीच में आ गया, तुम्हारे आलस तुम्हारे बीच में आ गए, तुम्हारी नींद तुम्हारे बीच में आ गए, तुम्हारे कंफर्ट जोन तुम्हारे बीच में आ गए। तुम वहां पर अपनी डायरी को देखोगे और जैसे ही तुम डायरी को देखोगे तुम्हें दिख जाएगा नहीं भाई अभी 2-3 चीजें मेरे को और काटनी है। और इसका इतना सेटिस्फैक्शन होता है। आपको ऐसा लगता है कि टाइम पास करने से सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको ऐसा लगता है कि बहुत मौज मस्ती करने से टाइम सेटिस्फैक्शन मिलता है, आपको ऐसा लगता है बाबूशोना करने से टाइम सेटिस्फैक्शन मिलता है। पर ऐसा होता नहीं है भाई। रियल सेटिस्फैक्शन जिंदगी का मेहनत करने से मिलता है। रियल सेटिस्फैक्शन लाइफ में तब मिलता है जब आप अपने गोल्स के पीछे पागलों की तरह भागते हो। जिस दिन आप जैसा करने लग जाओगे वैसे ही बनते जाओगे। और जब जब आपके ये रोज कट होते हुए दिखेंगे ना आपको कि नहीं भाई साहब देखो सेकंड डे भी हमने यहां पर पूरे अपने स्टडी आवर्स कट कर दिए, सेकंड डे भी हमने यहां पर सेटिस्फैक्शन आएगा, एक मजा आएगा, अगले दिन की इच्छा आएगी, मेहनत का एडिक्शन लगेगा। और वो यहीं से शुरू होता है। सारे टॉपर्स बेटा यही करते हैं। अगला अपन आते हैं 80-20 रूल। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि पूरी 11th क्लास 12th में काम आएगी। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि 11th के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर आप जेईई मेंस और जेईई एडवांस खोलोगे तो बेटा 30% पेपर में से 70% चैप्टर बनता है। मतलब 30% चैप्टर में से 70% पेपर बनता है। बात यहां तक समझ में आ गई? मजे की बात पता है क्या है कि 20% वो वाले चैप्टर्स हैं जिससे आपकी 11th 80% खत्म हो जाएगी, जो आपके 12th में काम आने लिए पढ़ेंगे हम सब। पर सबसे पहले किसको करेंगे? अच्छा ये बात आपको समझ में आई इससे पहले वाली कि हम जो सिलेबस खत्म कर रहे हैं वो तभी खत्म हो पाएगा, उसकी प्री रिक्विजिट है कि हम 75 घंटे अभी पढ़े। और वो पागलपन से हो सकता है। मैं फिर से ये चीज रिपीट कर रहा हूं क्योंकि अगर आप वो नहीं कर रहे तो आगे का वीडियो आपके लिए यूजलेस है, आपका रिजल्ट भी यूजलेस आएगा, ये पक्का है बेटा। अब आ जाए 80-20 रूल पे। तो सर सबसे पहले तो हमें ये बता दो वो वाले चैप्टर जो हमको सबसे पहले खत्म करने हैं, जो हमको किसी भी कीमत पे करनी है। ठीक है, जैसा तुम बोलो मैं वैसा कर लेता हूं, फिर वापस 80-20 रूल पे आऊंगा। सबसे पहले बेटा तुमको ये सब करना है। मोल तुम्हें बहुत अच्छा करना है, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स की जहां पर बात होगी, जो स्टोइचियोमेट्री वाला पार्ट है। और बेटा मोलैरिटी और मोलैलिटी। जैसे ही तुमने 12th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री खोली, बार बार यही काम आता रहेगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में फिजिक्स वापस में करा देंगे। तो अभी 11th में तुम चाहो तो फरवरी तक इसको इग्नोर मार सकते हो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टेट्स ऑफ मैटर, आइडियल गैस इक्वेशन, PV = NRT तुम्हारे लिए क्लियर होनी चाहिए। उसके आगे पीछे तुम्हारे को बहुत ज्यादा नहीं भी आएगा तो चलेगा। देखो पढ़ना सब कुछ है। आइडियल स्ट्रैटेजी क्या है ये बताता हूं। फरवरी तक 50% 11th खत्म कर लो। क्या बोल रहा हूं मैं? फरवरी तक 50% 11th खत्म कर लो, उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए। और फिर बेटा मार्च से लेकर अक्टूबर तक पैरेलल में पढ़ के 50% 11th खत्म अपनी कर लेना। अगर आज तुम 0 पे हो तो, अगर तुम उससे आज बेटर हो तो अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना। बट ये मोटी मोटी गाइडलाइन है। अगर मैं बात करूं थर्मोडायनामिक्स की, गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला तुम्हारे को काम में आना चाहिए। बार बार ये चीज काम में आएगी, उसके अलावा इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम पूरा इंपॉर्टेंट है, वो तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा बेटा, क्योंकि वो हर जगह हर बार हर क्वेश्चन में काम आ जाता है। और आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं तो पीएच का कैलकुलेशन और सॉल्युबिलिटी का बेसिक फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए। ये सब फिजिकल केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूं। रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन आना चाहिए, ये काम आएगा। इसके अलावा इसमें कुछ भी काम नहीं आएगा। अब आता है ना इनऑर्गेनिक पे। इनऑर्गेनिक बेटा पीरियोडिक और बॉन्डिंग पूरा पढ़ना पड़ेगा। ये हर जगह हर केमिस्ट्री में काम आएगा। तुम्हारी ऑर्गेनिक उड़ जाएगी अगर तुम्हें पीरियोडिक और अपना बॉन्डिंग नहीं आता होगा। और इनऑर्गेनिक तो पीरियोडिक और बॉन्डिंग ही है क्लास 11 में इनऑर्गेनिक के नाम पे। पी ब्लॉक ग्रुप 13-14 उसको तुम इग्नोर मार सकते हो। ठीक है भैया, बात समझ में आ गई। IUPAC नहीं भी आएगा, आएगा चल जाएगा। नेमिंग के बेसिक्स तुम्हें आने चाहिए हैं। GOC ओ हो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट भाई साहब। पूरा GOC तुम्हारा एकदम शानदार तरीके से क्लियर होना चाहिए। पर GOC से पहले पीरियोडिक और बॉन्डिंग पढ़ना पड़ेगा। और हाँ, आइसोमेरिज्म भी तुमको यहां पर आना चाहिए है। तो GOC हो गया और बेटा आइसोमेरिज्म हो गया। मैं यहां पर वो ऐड कर लेता हूं, ये तुमको आना चाहिए। तो ये 20% अगर तुमने कर लिया ना, मेरी बात याद रखना, ये जो मैं यहां पर लिख कर लाया हूं, दिस इज 20% ऑफ द होल 11th का सिलेबस जो यहां पर लिखा है। तो बेटा तुम्हारे को 12th में रत्ती भर से भी तकलीफ नहीं आएगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे चले।
फिजिक्स में ये सब होता है, इसमें से ये वाला पूरा पोर्शन हटा दो और इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर बताता हूँ। यूनिट डायमेंशन बेसिक तुम्हें पूरा आना चाहिए, ये सारे चैप्टर होते हैं, ठीक है। नहीं भी पता तो अब पता लग जाएगा धीरे धीरे। फिर वेक्टर में वेक्टर के बेसिक कंपोनेंट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन तुम्हें आना चाहिए। काइनेमेटिक्स में तीनों इक्वेशन तुम्हें बहुत अच्छे से लगानी आनी चाहिए। एनएलएम में एफबीडी बनाना आना चाहिए। एफबीडी खत्म, पूरी फिजिक्स खत्म, पूरी 12th 11th सारी खत्म। एफडी से तो प्यार हो जाना चाहिए, एफडी बहुत प्यार से बनाना आना चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम जो होता है, ठीक है। लॉज का एप्लीकेशन, थोड़ा बहुत स्प्रिंग का वाला पार्ट का बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत टेंशन वाले फोर्स के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रिक्शन, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, कैसे लगता है, ये पता होना चाहिए। सर्कुलर मोशन के बेसिक्स, वर्क फॉर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम देख लो भाई, ये तुम्हारे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले पूरे पार्ट में आगे तक काम आता जाएगा, तो तुम इसको बहुत ध्यान से कर लेना। सेंटर ऑफ मास में सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन, अलग अलग केसेस जो वहां पर होते हैं, और मोमेंटम कंजर्वेशन तुम्हें काम में आना चाहिए, क्योंकि इसके मिक्स होकर क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जाते हैं। फिर उसके बाद बेटा रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क और सीआरटीएम तुम्हारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। मैथ्स की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ रूट्स एक बहुत टिपिकल क्वाड्रेटिक का टॉपिक है, उसके अलावा तुमको सब कुछ आना चाहिए। कंपाउंड एंगल के सारे फॉर्मुलाज और उनका एप्लीकेशन तुम्हें आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, सारे फॉर्म्स और ग्राफ तुम्हें आने चाहिए। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपका प्रोबेबिलिटी जो 12th का इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, उसके अंदर काम में आता है। और फिर फाइनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स तुम्हें आने चाहिए। अच्छा, एक चीज और, सीक्वेंस सीरीज बहुत आसान चैप्टर है, इसको पूरा ही कर लेना, क्योंकि ये बार बार तुम्हें को काम में आता रहेगा। 11th का जब भी टेस्ट होगा उसमें आएगा, बट इसमें जो एएम जीएम वाला पार्ट होता है दैट इज बेटा सुपर इंपॉर्टेंट। तो ये अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के चैप्टर्स हो गए। अब 80-20 रूल पे मैं वापस आता हूं। देखो बात इतनी सी है भाई कि सेलेक्टिव होकर पढ़ना पड़ेगा, अब अंधा काम नहीं कर सकते। अब ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे, तुम्हारे को जनवरी से किसी भी हालत में अपनी 12th की प्रिपरेशन शुरू करनी है, और 12th के वो वाले चैप्टर शुरू करने बेटा जिसमें 11 डिपेंडेंट नहीं होती। जैसे आप अर्ली प्रायर कोर्स की बात करो, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें बेटा ईसरल एग्जैक्ट यही प्लान फॉलो करने वाला है कि तुम्हारी 11 50% 60% हम खत्म करा देंगे फरवरी तक, और अक्टूबर तक तुम्हारा पूरा 11th और 12th का सिलेबस खत्म करा देंगे। जनवरी से तुम्हारे को हम क्लास 12 शुरू करा देंगे। तुमको भी बेटा एग्जैक्टली वैसे करना है, तुम चाहे ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो। तुम्हारे टीचर्स बेस्ट होने चाहिए। अब टीचर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते तुमने 11th में करके देख लिया, बहुत सारे बच्चे पता नहीं किन किन से कहां से पढ़ लेते हैं, फिर उनको वो लेवल नहीं मिलता, एडवांस के पीवाईक्यू होते हैं। बेस्ट टीचर्स आपके पास वहां पर होने चाहिए। तो ये सारी चीजें बेटा आपको यहां पर मिलने वाली है विद बेस्ट मेंटरशिप। 30,000 से ज्यादा क्वेश्चन, 200 से ज्यादा टेस्ट, 5 लेयर की डाउट सॉल्विंग, मैक्सिमम केयर, बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन, एवरी सिंगल थिंग इन अ सिंगल कोर्स, चाहे वो अर्ली प्रायर ऑनलाइन हो या अर्ली प्रायर ऑफलाइन हो। डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक है, कमेंट में लिंक है, वहां से जाकर रजिस्टर कर लेना। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो, बोरिंग होना पड़ेगा आपको। सर बोरिंग होने का क्या मतलब होता है? बोरिंग होने का मतलब बेटा ये होता है कि आपको लाइफ में डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा। आपका आज का दिन आपके कल के दिन के जैसा दिखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सर बोर हो गया, सर कब तक वो सवाल करूं, सर कब तक वो सिलेबस करूं। 2 साल तक करना है। अब तो 16 ही महीने बचे हैं, 15 ही महीने बचे हैं, जितने भी बचे हैं, जब भी तो ये वीडियो देख रहा है, वही सेम काम रोज करना है। 2 चीजें होती है बोरिंग की। पहली चीज होती है स्पेस, एग्जैक्ट सेम जगह जाकर पढ़ना है। तुम क्या करते हो, सर मन नहीं कर रहा, मम्मी मन नहीं कर रहा, कभी किचन में पढ़ लेते हैं, फिर वहां पर ठूसने की याद आती है, ठूसना शुरू, अरे आज बहुत थक गया हूं, बेड पे पढ़ लेता हूं। और सर्दी का टाइम अगर हुआ तो बेटा कब तुम बेड पे पहुंचे, कब रजाई तुम्हारे ऊपर पहुंची और कब नींद तुम्हारे को आई, स्पीड ऑफ लाइट से होता है। इतनी जल्दी कोई काम ही नहीं होता। एक जगह बना अपने रूम के अंदर, वही चेयर, वही स्टडी टेबल, वहीं पर पढ़ना है। नहीं है तुम्हारे पास खुद का रूम, जहां घर में जगह मिल रही है वहां पर पढ़ो। मैंने ऐसे ऐसे बच्चे भी देखे जो स्ट्रीट लाइट पे पढ़कर आईआईटी में गए हैं, जिन्होंने क्रैक किया है। अमन नाम का बच्चा जिसकी 11th रेस्ट होने के बाद आज वो आईआईटी बॉम्बे में है ना, उसके घर में एक रूम था ऊपर की तरफ जिसके ऊपर टीन था। बारिश में लगातार पानी गिरता था, गर्मी में भयंकर बफता था। इतनी दिक्कत थी कि उस रूम में सिर्फ इतनी सी जगह थी कि वो अपने पलंग पर टेबल चेयर लगाकर पढ़ता था, पर वो पूरे साल वहां पर पढ़ा है। उसने अपनी पढ़ने की जगह एक फिक्स कर ली। दूसरा बेटा पीसीएम का डिसिप्लिन, मतलब जो तुम्हारे 75 घंटे हैं वो 25 में बीतने चाहिए हैं। तुम लोग ने क्या किया 11th में, बहुत सारे बच्चों ने, कि फिजिक्स से इनको स्पेशल लगाव हो गया, क्योंकि फिजिक्स के चैप्टर शुरुआत के बहुत आसान होते हैं। फिजिक्स करते गए, मैथ्स को इग्नोर करते गए क्योंकि मैथ्स टफ लगती है। केमिस्ट्री में जो अच्छा लगा वो कर लिया, जो नहीं लगा वो छोड़ दिया। इस चक्कर में कंसिस्टेंसी नहीं बनी, इस चक्कर में टेस्ट पे नंबर नहीं आए, इस चक्कर में बैकलॉग बना, और फिर वहां से डिमोटिवेशन, अंडर कॉन्फिडेंस की साइकिल शुरू हुई और आज हालत यह है कि पूरी 11th बर्बाद हो गई है। अब जब मैंने आपको बता दिया है तो आपको तीनों सब्जेक्ट को बराबर पढ़ना पड़ेगा। बोरिंग है, मन के अगेंस्ट है, कुछ सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं लगते हैं। मुझे भी नहीं लगता था फिजिक्स अच्छा, पर मैंने पढ़ा ना।
सारा आंसर AR41 आई, नहीं लगता था केमिस्ट्री अच्छा, पढ़ाना। अर्पित सर AR2 आई, नहीं लगता था केमिस्ट्री अच्छा, पढ़ाना, तब जाकर रैंक आती है। लाइफ में हमेशा कुछ काम ऐसे होंगे जो बोरिंग लगेंगे, जो पसंद नहीं होंगे, बट जो आपके गोल्स के लिए जरूरी होंगे। जो फेलियर स्टूडेंट होते हैं वो ये बोरिंग काम को, नापसंद काम को छोड़ देते हैं। जो लाइफ के सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो इनको भी उतनी ही शिद्दत से, उतने ही प्यार से करते हैं जितना वो बाकी सब करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पीसीएम का एक और डिसिप्लिन है जिसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस टेस्ट, CPT डिसिप्लिन। जब थ्योरी पढ़ के ये जो तुम्हारे को ये लत लग गई है ना 4 अलग अलग टीचर से पढ़ने की, इसकी थ्योरी कर लेता हूँ, यहां से भी कर लेता हूँ, यहां से भी कर लेता हूँ, यहां से भी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद वन शॉट भी देख रहा हूँ। नहीं भाई, एक टीचर एक सिस्टम पकड़, स्टिक रहे उस पे। हाँ, प्रोवाइडेड उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, अच्छे टीचर वो हो, आपको एडवांस लेवल एक्चुअली में पढ़ा रहे हो, ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हो, आपका उसी पे स्टक रहना है। थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया, इधर चल जाता हूं, सिर्फ थ्योरी पढ़ने में समय निकाल देते हो। जो तुम्हारे स्टडी आवर्स हैं, जो तुम्हारे 12 घंटे ना बेटा, उसमें से 5 घंटे तुम्हारे कॉन्सेप्ट के होने चाहिए, 5 घंटे तुम्हारे प्रैक्टिस के होने चाहिए, और टेस्ट प्लस रिवीजन के मिला के बेटा तुम्हारे 2 घंटे होने चाहिए, तब जाकर तुम्हारी रैंक आएगी। इतना क्लियर शब्दों में बता रहा हूं तुमको, एकदम 100% क्लैरिटी के साथ तुमको ये चीज दे रहा हूं। ये बोरिंग काम तुमको करना पड़ेगा। और फाइनली ग्राइंड सेट। देख, एक सिंपल बात बताता हूं, अगले 15 दिन तक तुझमें दम हो, अगले 15 दिन तक अगर सीरियसनेस हो, अगले 15 दिन तक अगर लाइफ में तुम कुछ करना चाहते हो, अपना सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। छिछोरे मूवी तुमने देखी होगी, वो छोड़ देते हैं जो चीज उनको सबसे प्यारी होती है बट उनको टाइम वेस्ट कर रही होती है, ये देखने के लिए कितनी सीरियसनेस है। अब पता चलेगा गेम में तुम कितने हो। अभी तक बड़ी 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 बातें बहुत हो गई, अब बड़े 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 काम करने हैं, छोड़ के दिखाओ। ये जो होते ना, ये डिस्ट्रैक्शन, एडिक्शन, दोस्ती यारी, बाबू सोना, स्क्रोलिंग, गेमिंग, ये एकदम से ही छूटते हैं भाई। इनका कोई स्लो प्रोसेस नहीं होता। एक दिन ताला लगाना पड़ता है, एक दिन सोचना पड़ता है कि बस अब बहुत हो गया, अगर अब ये नहीं छूटा तो सपने छूट जाएंगे। करो, मना करना शुरू करो, हर चीज का एक टाइम बनाओ। तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारी अभी बहुत ज्यादा आदत है, तुम्हें स्क्रोलिंग बहुत ज्यादा करनी है, बेटा जब पढ़ने बैठे मम्मी को फोन देके बैठ, फोन में लेक्चर देख रहे ना, तो बेटा उसमें कुछ ऐसा जुगाड़ करो कि तुम्हारी बाकी सारी चीजें उसमें चले ही नहीं। ये नहीं बोल रहा एकदम से बंद कर दो, पर वो आधा घंटा फिक्स कर लो कि खाना खाते हुए रात को देखूंगा, तब मम्मी से अलाउ किया, खुलवाया अपना फोन और देख लिया। बाबू सोना है ना, 15 दिन के लिए होल्ड पर डाल, एक बार अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपन वापस लेते हैं। मैं सही बता रहा हूं, पागल हो जाओ, अब गायब हो जाओ एकदम। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा कमरा, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे सपने और कुछ नहीं, बाकी सबको ताला मार दो भाई, तब जाकर सक्सेस मिलेगी। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ अधूरे सपने जिंदगी में रह जाएंगे और रिग्रेट की एक पोटली खड़ी होती जाएगी जो बाद में सिर्फ दुख देगी। बेटा ग्राइंड करना पड़ेगा, चमकना है तो रगड़ना पड़ेगा, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना पड़ेगा। ये सिर्फ कहानियों में या कहने के लिए अच्छी नहीं है, दिस इज द रियलिटी ऑफ लाइफ। तभी तो सिलेबस खत्म करेगा भाई 3 महीने में। जो काम 6 महीने में होना चाहिए था, अगर उसको 3 महीने में करना है तो बाकी सब छोड़ना पड़ेगा। जितने में मैंने तुम्हें आज एग्जांपल दिया उन्होंने सबने छोड़ा। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है, तो अब 3 महीने हैं। अगर अभी भी बेटा सिलेबस खत्म नहीं हुआ ना तुमसे, मैं सही बता रहा हूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर जो अभी 75 घंटे पढ़कर काम चल जाएगा, तब 80 घंटे 85 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। हर दिन ये काम मुश्किल होता जा रहा है। अभी से इसी वक्त से सुधरना है। कमेंट कर देना, आई विल स्टडी 75 आवर्स अ वीक, अगर तुम्हें दम है तो, अगर सीरियसनेस बची है तो। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। 2027 तक तुम्हारे साथ लगा हुआ हूं। देखते हैं कौन जीतता है। ऑल दी बेस्ट।